अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी। और आज मैं मौजूद हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्ती डिस्कशन के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस डिस्कशन को शुरू करें, मैं लेके जाऊंगा आपको आज से जस्ट 2 दिन पहले एक लाइव वीडियो लेक्चर में, जिसको 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखा। और आज वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा पेपर तो शानदार हो गया क्योंकि हम ये लेक्चर सुनकर आए थे। ये लेक्चर क्या था, इसको ज़रा देखें और मैंने इसमें आपसे क्या बात की थी, ज़रा ये सुनिएगा। स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी आज एमडी कैट के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे सवाल कि जिन सवालों के करने के बाद आपको एमडी कैट का पेपर हलवा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सवाल ये तो मैं किया था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ये सवाल, अरे भाई ऐसे सवाल भी मैंने किए थे, ये फॉर्मूला तो मुझे सर ने बताया था, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा डिस्कशन में सर ने क्लियर कर दिया था। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एमडी कैट के एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं तो आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं, आपके लिए पेपर आसान होना शुरू हो जाता है। आपके लिए वो जो एक माहौल बना हुआ होता है ना, वो होम ग्राउंड और होम क्लाउड का माहौल बन जाता है। और जब और आज ऐसा ही हुआ, आज ऐसा ही हुआ। वो बच्चे जिन्होंने इन बातों को गौर से सुना था, वो बच्चे जिन्होंने इस लेक्चर को ध्यान से सुना था, इन बातों पर अमल किया था, जब वो आज टेस्ट देने गए तो उन्हें होम ग्राउंड और होम क्राउड की फील आई। उन्हें सवालों को देखकर लगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। उन्हें चीज़ों को देख के लगा कि हाँ, ये चीज़ें हमें सर ने लास्ट रिवीजन में करवाई थी। उन्होंने जब ऑप्शंस को देखा तो उन्हें ऑप्शन पढ़ते साथ ही अंदाज़ा हो गया कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है जब आप सही पैटर्न पर तैयारी करते हैं, जब आप पैटर्न के मुताबिक तैयारी करते हैं, जब आप सिलेबस को फॉलो करते हैं, जब आप बुक को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर ही आपके लिए टेस्ट कामयाबी की ज़मानत बन जाता है और आप बहुत आसानी के साथ इस टेस्ट से गो थ्रू कर सकते हैं। अब हमारे पास मौजूद है यहाँ पर आज जो यूएचएस का टेस्ट था, फिजिक्स का पोर्शन, मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसके हवाले से जो बच्चों का फीडबैक आ रहा था, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर टेस्ट अपना अपना सा लग रहा था, सवाल देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स देख के ऐसे लग रहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का तो फ़र्क हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट्स का फ़र्क नहीं है। फॉर्मूले दिमाग में थे, चीज़ें दिमाग में थी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। तो उन सारे बच्चों के लिए और आप सब बच्चों के लिए ढेरों दुआओं के साथ शुरू करते हैं हम आज की इस डिस्कशन को। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 123 है जो टेस्ट हमारे पास है, उसमें आपके कोड का फ़र्क हो सकता है, तरतीब का फ़र्क हो सकता है। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर ध्यान रखेंगे और सही ऑप्शन पर ध्यान रखेंगे। वो कहते हैं इन इलास्टिक कुलियन द टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन थी डिसिपेट आफ्टर कुलियन, इंक्रीज आफ्टर कुलियन, रिड्यूस आफ्टर कुलियन, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन थी दैट वाज बिफोर एंड आफ्टर कुलियन रिमेन्स द सेम। इसमें जो आपके पास डी ऑप्शन थी वो बेस्ट ऑप्शन थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं और जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व्ड पाथ इज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब हम लोग ग्राफ को पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि टेंजेंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है अलोंग द टेंजेंट। ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। देन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ द फैक्टर साइन 2 थीटा बिकम्स। हमने बार बार रेंज के सवाल किए, हमने कहा मैक्सिमम रेंज कब होती है, रेंजेस कब इक्वल होती हैं, रेंजेस को अगर हम लोग कॉम्पोनेंट्स की शक्ल में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रहा कि जब साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो जाए तो फिर ऑप्शन बी के मुताबिक तो ही हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है। The two-dimensional motion under the constant acceleration due to gravity is called, basic definition थी projectile motion की, ऑप्शन सी is the best option। आगे चलते हैं। In velocity time graph the area under graph is equal to the वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। हमने कहा था इसकी स्लोप एक्सेलरेशन होती है, इसके अंदर एरिया जो आता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसमें भी ऑप्शन सी वाज द बेस्ट ऑप्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उससे आगे हमारे पास 128, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स वेट
इनर्शिया, स्पीड या एक्सेलरेशन, तो बगैर किसी डाउट के आपने इसमें ऑप्शन बी को मार्क किया होगा। उसकी वजह ये कि हम लोग अपने लेक्चर्स में ये डिस्कस करते रहे कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास किलोवाट आवर और जाउल का एक कंपैरिजन था। हम मुख्तलिफ वेटेज पर इसको पढ़ते रहे। कभी हमने कहा 10 किलोवाट आवर किसके बराबर है, कभी हमने कहा 1 वॉट आवर किसके बराबर है, और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है। तो इसलिए ये बात हमें बहुत अच्छे से याद थी और हमें ये याद था कि दिस इज 3.6 मेगा जाउल। ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। याद है आपको कहा था कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं, ये जो एनर्जीज डिसिपेट हो जाती हैं, ये डिसिपेटेड एनर्जीज जो है ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, जहाँ पे एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। वर्क डन इज इक्वल टू एफर्ट, यानी जो आप फोर्स लगा रहे हैं इनटू डिस्टेंस, ये एफर्ट माइनस डिस्टेंस, ये एफर्ट प्लस डिस्टेंस, ये एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डेफिनेटली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन थी, कोई फर्क नहीं था इसके अंदर। When a force of 1 Newton displaces its point of application by 1 meter in the direction of force, the work done is, देखिए in the direction of force, यानी जो आप फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो गए तो काम आसान हो गया, और जब काम आसान हो गया तो हमने कह दिया कि ये 1 जाउल है। ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द वेट 2 न्यूटन, वेट दिया हुआ था आपको, थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इन 4 सेकेंड। जैसे ही आपने ये सवाल पढ़ा आपके दिमाग में क्या आया था एग्जामिनेशन सेंटर में? सोचें, आपके दिमाग में आया था कि सर ने बताया था कि पावर इज इक्वल टू W ओवर T, और W यहाँ पर mgh के बराबर होगा। तो सिंपल, mg की तो वैल्यू गिवन है 4 न्यूटन, h की वैल्यू गिवन है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन इनफैक्ट, और डिवाइडेड बाय जो 4 सेकेंड था तो 0.5 वॉट आपके पास बेस्ट ऑप्शन के तौर पर मौजूद था। आगे चलते हैं। The centripetal acceleration of an object moving along a circle of radius r with angular speed omega is given by the formula r omega square। इसको तो हमने इतना याद रखा हुआ है ना कि हमें इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह ना हुआ वहाँ पर, और हमने इसको करेक्टली अटेम्प्ट किया। एयरक्राफ्ट मेक्स अ टर्न इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर। It is traveling with the velocity of 250 meter per second. The angular velocity of the aircraft will be, उसने आपको रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, उसने आपको लीनियर स्पीड दी हुई है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला लगाया आपने, ओमेगा कैलकुलेट करने जा रहे थे, v बाय आर सिंपल 250 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 2.5 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन थी। A particle of mass m is moving on a circular path of radius r with the velocity v, then centripetal force acting on it is F. If the velocity of particle increases by 2 times and radius of the circular path increases by 4 times, the new force, centripetal force will be. उसने velocity को 2 times बढ़ाया तो स्क्वायर के बाद उसका फैक्टर 4 आ गया, नीचे रेडियस 4 times बढ़ रहा था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में होने वाली चेंजेस कैंसिल आउट हो गई, फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो F और F प्राइम सेम रहे, यहां पर कोई फर्क नहीं आया। A roller coaster is moving with 30 meters per second on a circular track of radius 30 meter. The net mass of the coaster plus passenger is m. The centripetal force acting on it. अब यहां पर सिंपल उसने जो मैथ था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, उसको m कह दिया, तो m v स्क्वायर ओवर r में m रिमेन्स m, v स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, और फिर नीचे 30 मीटर रेडियस आ गया। सॉल्व करते हैं आप, 30m आपके पास आंसर आया। ऑप्शन डी इज बेस्ट ऑप्शन। डायग्राम मौजूद थी, एक एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज गिवन बाय, हमने देखना था कि उसका क्रस्ट या उसका ट्रफ कितनी दूर जा रहे हैं मीन पोजीशन से। ग्राफ क्लियर था, 1 मीटर लिखा हुआ नजर आ रहा था हमें, तो हमने कहा कि इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, तो 1 मीटर इज बेस्ट ऑप्शन। Which of the following is incorrect about the nodes when the string is plugged?
इनमें से कौन सी चीज़ गलत है नोट्स के बारे में? स्टेशनरी वेव, जैसे नोट्स की बात आई ना, तो वहाँ पे जब आप बैठे थे तो आपके दिमागों में आया होगा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में नोड, दो नोड्स के दरमियान फासला λ/2 होता है। जैसे आपने ऑप्शन डी पढ़ी, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड इज वेवलेंथ, आपने कहा नहीं ये तो नहीं होता था। फिर आपने ऑप्शन दोबारा पढ़ी, केस दोबारा पढ़ा कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, आपने कहा यस ऑप्शन डी टेक्निकली इनकरेक्ट है और ये बेस्ट ऑप्शन है, और आपने ऑप्शन डी को चूज कर लिया होगा वहां पर। इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड वेव क्रस्ट, बहुत आसान सी बात थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव, इसमें से कौन सी है जो स्टेशनरी वेव नहीं डेवलप करती? तो हमने कहा टू वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड। फिर आगे था सवाल, select the appropriate Doppler equation when source is approaching the stationary observer, f naught is the observed frequency, f is the frequency of the source। और सारी कहानी सुनाने के बाद हमने जब देखा तो v/v minus us into f, यानी ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, वो कहते हैं जी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। During the isothermal process, the temperature, option B, remains same, constant throughout the process, कोई change नहीं आता इसके अंदर। What is the value of heat energy in adiabatic process? Adiabatic process में वो जो heat energy, वो जो आप दे रहे होते हैं, वो जो डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है? तो हम कहते हैं जी वो जीरो होती है, आप कोई हीट सप्लाई नहीं करते। तो क्यों? क्योंकि सप्लाइड हीट को शो कर रहा है, तो ये जीरो है, इसमें कोई इन आउट नहीं होता। द कूलम्स लॉ स्टेट्स, ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे हम, और हम ये कहते हैं द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q0 रिप्रेजेंट। आपको याद होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था, बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो उसमें जब आपने चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्कस किया हो ना, और उससे रेलेवेंट सवाल आ जाए तो काम आसान हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज फैरेड, ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इन द मिडल रीजन इज यूनिफॉर्म। हमने आपको फॉर्मूला याद होगा, वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती थी, कोई डिस्टेंस का रोल नहीं नजर आता था, कोई नियरर और फार एंड पाथ की बात नहीं हो रही थी। तो फिर इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म थी, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे चलते हैं जी, वो कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग 2 कूलम चार्ज which requires 600 joule of work between the 2 points। अभी आपने जस्ट ऊपर एक फार्मूला पढ़ के आए, W/Q0, W 600 है, Q0 यहाँ पर 2 कूलम्स है, डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन बी 300 वोल्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक, इसमें से कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ रिलेट नहीं करती? तो एक्ट ऑन मैसेज, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहेवियर नहीं है। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन थी। सादा सा न्यूमेरिकल उन्होंने शामिल किया, और उन्होंने जो सादा से एक न्यूमेरिकल शामिल किया, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डाला। और उन्होंने सवाल किया कि जी चार्ज ऑफ 90 कूलम पास थ्रू द वायर ऑफ 30 सेकेंड, देन द करंट इन द वायर विल बी। 90 कूलम चार्ज था, टाइम 30 सेकेंड था, करंट पूछा, I इज इक्वल टू Q/T। Q की वैल्यू है, T की वैल्यू है 3 एम्पेयर, इनफैक्ट 90 डिवाइडेड बाई 30, 3 एम्पेयर आपके पास। ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट इज नोन एज ओम्स लॉ। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आगे उसने कहा कि व्हेन लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज डबल्ड देन रेजिस्टिविटी बिकम्स। जब उसने कहा लेंथ, आप ये देखें, ये वो बात थी जो हम लोग अपने टेस्ट में डिस्कस करते रहे, बेसिक्स लेक्चर में आप क्लियर करते रहे, ये बेसिक्स कि लेंथ बढ़ाएं, एरिया बढ़ाएं, जो मर्जी करें, आपके पास रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज कि आप, जब तक आपने टेम्परेचर ना चेंज किया हो या मटेरियल ना चेंज किया हो। तो फिर इसमें हम कहते हैं रिमेन सेम, ऑप्शन सी। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज कर जाती है। हम लोगों ने डिस्कशन में इसको पढ़ा हुआ था,
लेक्चर में कहा था कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होती है, टेम्परेचर कम होने पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन थी। वोल्ट इनटू एम्पेयर इज द मेजर ऑफ, वोल्ट इनटू एम्पेयर, VI इज इक्वल टू P, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन थी। बहुत वैसे ऑप्शन डी बहुत कम थी मेरा ख्याल है। The formula phi is equal to B dot A represent magnetic flux। और आगे चलते हैं, उसने कहा which of the following statement is incorrect for any magnetic field line। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइंस आर फारथेस्ट। जैसे जैसे लाइंस जो है दूर होती जाती है वैसे वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड ने वीक होना था, वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। तो फिर हमने कहा कि ऑप्शन डी जो है ये हमें मुनासिब नहीं लग रही। The unit of magnetic flux density is Weber per meter square. The induced current will flow in such a direction so as to oppose the cause that produces it is the statement of। सच बताएं, क्या इस सवाल में भी किसी को प्रॉब्लम हुआ? वैसे यूएचएस ने दिल नहीं जीत ली, बुक की स्टेटमेंट्स, लॉज की स्टेटमेंट्स पूछ कर आपसे, मतलब एक ऐसा सवाल जैसे जो सवाल फिजिक्स के पूछे जाने चाहिए थे वो सवाल। कोई इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट नहीं पूछा उन्होंने, कोई इररेलेवेंट बात नहीं पूछी, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाला, कोई पैनिक नहीं क्रिएट होने दिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो लेंजेज लॉ इसमें बेस्ट ऑप्शन थी ऑप्शन सी। 161 इन एन AC जनरेटर द EMF विल बी मैक्सिमम व्हेन द फैक्टर sin ओमेगा t इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी, हमें ये बड़े अच्छे से याद थी ये बात। इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड द ट्रांसफार्मर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। अब हम कहते हैं कि जनरेटर जो है वो तो बराह रास्त फैराडेज लॉ पर है ना, जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर है, और म्यूचुअल इंडक्शन आप स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। तो बेसिकली ये दोनों फैराडेज लॉ पर डिपेंडेंट है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट। ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन थी। The conversion of AC into DC is called rectification and the circuit is called rectifier. Which component of electronics acts as a rectifier? Diode. डायोड एक ऐसे डिवाइस है, कंपोनेंट है जो रेक्टिफिकेशन के काम आता है। ये हमने इतना पढ़ा कि जब आपने ये सवाल देखा होगा ना तो आपको तो ऐसे लगा होगा जैसे ये कोई सवाल हमारा कोई सगा सवाल आ गया कोई हमारा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय, मैंने आपसे कहता था ना कि जब भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सवाल आएगा तो वो उन्हें पता है कि कैसे पूछना है, वो बड़े सलीके से पूछेंगे आपसे, बड़े तरीके से पूछेंगे। अगर वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे तो वो सेंटर टेप पूछ रहे हैं या ब्रिज रेक्टिफिकेशन पूछनी है, वो इस तरह पूछेंगे कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। अक्सर बच्चे ये पूछते थे कि सर आंसर 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे। सवाल देख लिया, मैं सही कहता था ना कि जब सवाल आता है तो उसकी स्टेटमेंट क्लियर होती है, उसकी ऑप्शंस क्लियर होती हैं। तो ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। उसने कहा जी 4 डायोड्स कनेक्टेड इन ब्रिज टाइप अरेंजमेंट। इससे पहले 2 डायोड्स का भी है बात, लेकिन वो ब्रिज टाइप अरेंजमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। आई डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 10⁻³ जूल सेकंड। ये तो हमने इतनी याद की है कि हमें अपने नाम की तरह याद है ये। The de Broglie wavelength associated with the particle moving 10⁻⁶ meter per second and having a mass of 10⁻⁻30 किलोग्राम is। ये आप लोग वेवलेंथ बता रहे थे H/mv के बराबर थी, सिंपल मैथमेटिक्स था। तो इसमें आपके पास आंसर आया 6.6 10⁻24 आपके पास ये आंसर बना। आगे चलते आपके पास सॉरी इसमें था -10, 168 है ना, ये -10 इसका आंसर बना। The light propagates through space as a wave is evident by all the following except। ये देखें, ये इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डाइफ्रैक्शन, ये पोलराइजेशन। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा बाकी सब लाइट के वेव लाइक नेचर को शो कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल लाइक नेचर को शो कर रही है। तो इसके अंदर जब उसने कहा ना एक्सेप्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उस ऑप्शन को बताना है जो वेव लाइक नहीं है। तो फिर ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन थी। विच सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन? लाइमन सीरीज। ये आपको याद होगा जो ब्रिज बैच वाले थे
उसको हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से। अपने मंजिल बैच में इसको डिस्कस किया जब हम लोग रिवीजन्स पे थे। हम लोगों ने इसको यकीन बैच में डिस्कस किया जब हम लोग रेगुलर सेशन में थे। हम लोगों ने इससे पहले इसको डिस्कस किया, बाद में डिस्कस किया। बच्चे रैंडमली मुख्तलिफ सेशंस में इसके सवाल पूछते रहे, तो हमें याद था कि लाइमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, बाल्मर विजिबल है, और उसके बाद पास्टन ब्रैकेट पिफन इंफ्रारेड है। तो ये बहुत आसान सवाल रहा हमारे लिए। आगे चलते हैं। वो कहते हैं द पोटेंशियल थ्रू आउट विच an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in atom from its ground state to some higher state is known as excitation potential. Option B. Or which of the following regarding X-ray is incorrect? Have higher wavelength than the visible light. ऐसा नहीं होता, बाकी सारी बातें ठीक है लेकिन उसकी वेवलेंथ हायर नहीं होती। द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट, मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे तो हमने यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट पे खासी डिस्कशन की थी कि टाइम के किसी भी यूनिट का इन्वर्स हो सकता है। ये पर सेकंड हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, पर मंथ हो सकता है। तो यहाँ पे उसने बेस पे गया, पर सेकंड की बात पूछी और वो ऑप्शन मौजूद थी। इफ़ वी हैव n not number of any radioactive element, then after the period of n half lives the number of atom left behind, जो पीछे रह जाते हैं, जो अनडिकेड होते हैं, वो कितने हैं? वो 1/2 रेस पर n इंटू n नॉट। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन? जीन्स म्यूटेशन। हम लोगों ने कहा कि इसके अलावा जो है, जब हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें डिफरेंटली हमने क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा था कि ये सारे लॉसेस कौन से कहलाते हैं। तो उसमें हमने कहा था कि जनाब ये सोमैटिक कहलाते हैं। आज ये जो सवाल वहाँ पर आया वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ आता है। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। सवाल तो वो जो मर्ज़ी पूछें, जैसे मर्ज़ी पूछें। हम तो ये कहते हैं कि हम वैसे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जैसे पूछा जाता है, जैसे पैटर्न्स हैं। तो अब हमने जो सवाल हमने बनाया वो यकीनन वैसा नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता ये सवाल वैसा हो, लेकिन ये हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट हमने पूछा है, जो इन्फॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं, जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं, जो फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, वो फार्मूला, वो कॉन्सेप्ट, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ टेस्ट में लाजमन इस्तेमाल हो रही होगी। और ऐसा ही हुआ। जीन्स म्यूटेशन ऑप्शन डी ऐसी ऑप्शन थी विच इज़ नॉट सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट। और आखिरी सवाल, एन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन मेड बाय बम्बारिंग हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन द स्टेबल एलिमेंट। ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन थी। तो ये था यूएचएस का टेस्ट। और यूएचएस के इस टेस्ट में आसान इसलिए रहा क्योंकि तैयारी ठीक थी। अल्लाह ताला मज़ीद करम करे, रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाए, बेहतरीन रिज़ल्ट आए, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कामयाबी हासिल हो। अपने मर्ज़ी के मेडिकल कॉलेज में जाएं, वाइट कोट पहनकर, स्टेथोस्कोप गले की लटका कर, अपने कॉलेज के मेन गेट पे, अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे खड़े होकर बेहतरीन सी सेल्फी लें और हमारे साथ शेयर करें। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।